students, I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online platform, online classes of Srikandi Academy and EduTech. As you know, I am here biology teacher, and we discussed in our last class about the respiratory system, which is related with the class 11 biology chapter. In this system, we just intro about we get all the general information about the respiratory system, what is the respiratory tract, and what is the difference between the respiration and breathing. तो ये बेसिक चीज़ें हमने थी जो कुछ क्लास में पिछली क्लास में हमने जानी थी, इन चीज़ों को हमने समझा था. उसके अलावा व्हाट वी लर्न इन आवर लास्ट क्लास कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या है, उसका पैसेज क्या है, नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली एल्विलाई. ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमने बात की थी. तो यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करती है अंदर, टिश्यू लेवल पे जाती है, और टिश्यू लेवल पे जो ऑक्सीजन हम बात करेंगे कि ब्रीथिंग में हमने बात की थी, सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. नॉर्मली हम गैस को ले रहे हैं और गैस को रिलीज कर रहे हैं. दिस इज द फिजिकल प्रोसेस विच इज नोन एज ब्रीथिंग, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2. एंड नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन. अब जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है, उस ऑक्सीजन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसकी होती है ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स, ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स. तो वहाँ पे उसका रोल होता है, और उससे फायदा क्या मिलता है, उससे एक तो बात करेंगे एनर्जी मिलती है. हमने खाना क्यों खाया, खाना खाने से एनर्जी मिलती है, बिकॉज वी गेट एनर्जी टू कैरी आउट वर्क, टू डू वर्क. उसके साथ एक हार्मफुल कंपोनेंट होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसको कहते हैं CO2, जिसको बॉडी से बाहर निकालना होता है. तो जब ये ब्लड में जाता है, वहां पे हम बॉडी के सिस्टम में बात करेंगे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. सपोज हम बात करेंगे कि हमने खाना खाया, वी टेक मील, एंड what we find in food, glucose, and finally glucose breaks in the presence of oxygen, and the phenomenon is known as oxidation of glucose. And after that glucose converted into CO2, water plus energy. What is our main component? Energy in the form of ATP. It's a chemical form. In full form of ATP is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. तो मेनली हमने खाने का पर्पस क्या था, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी ऐसे मिली. लेकिन उसके साथ देखो पानी तो कोई नहीं, और बॉडी का जो मेजर कंपोनेंट होता है वाटर है ये. उसके अलावा बात करें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हैजार्डियस है. कहाँ पे है, तो टिश्यू है. टिश्यूज के थ्रू इसको ब्लड में भेजा जाता है, और ब्लड के थ्रू इसको एल्वियोलाई मतलब कि लंग्स की यूनिट है, और फिर इसको यहाँ पे फाइनली जो हम बात करेंगे ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड नेसल पैसेज, एंड फाइनली थ्रू नोस्ट्रिल. तो इसको एक्सहेल कर दिया जाता है, एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है नोस्ट्रिल के थ्रू. कहाँ रिलीज कर दिया, एनवायरनमेंट में. एनवायरनमेंट कह दो या एटमॉस्फेयर कह दो. तो ये चीज देखने को मिलती है. तो ये सारी जनरल हमने एक बात की थी कल कि क्या रोल है इसका, रेस्पिरेशन की बात क्यों कर रहे थे हम, रेस्पिरेशन कहाँ जरूरी है. तो अब ये अंदर हम बात करेंगे टिश्यू लेवल, सेल लेवल, ब्लड लेवल पे जब ये सारी चीजें होती है, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं. सिंपली हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन का इनटेक, और CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं. तो ये हो गया ब्रीथिंग. तो इसके बारे में हमने कल बात की थी. तो मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस भी बताया था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, अब इसका ट्रैक क्या था वो हमने बात की, और हमने कल एक लंग्स का थोड़ा जनरल डायग्राम भी आपको मैंने बताया था, जिसमें ट्रैकिया वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखाई थी.
अब ब्रीथिंग के लिए मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसकी बात करें। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, 2 स्टेज इन्वॉल्व होती है। एक तो इंस्पायरेशन, किसी भी चीज़ को अंदर लेना, अंदर की तरफ, तो उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग विच, इसके दौरान क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड इन एक्सपायरेशन बाय विच एल्वियोलर एयर सैक इज रिलीज्ड आउट। तो 2 चीज होती है, एक इंस्पायरेशन होता है, दूसरा एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, जैसे ही हम सांस अंदर ले रहे हैं तो वी ब्रीथ, देन वी टेकिंग ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, दिस फिनोमिनन इज नोन एज इंस्पायरेशन। हमने जैसे भी ऑक्सीजन अंदर जा रही है, अंदर की तरफ गई, तो ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस है। अब अंदर से जो CO2 बाहर आ रही है, ठीक है, किसके थ्रू आएगी, वो पैसेज मैंने आपको बता दिया, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई से ही एयर जो होगी वो रिलीज आउट होगी, बाहर की तरफ रिलीज होगी, तो उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। मुंह खोल के या कैसे भी करके सांस को बाहर जब रिलीज करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। हम CO2 को एनवायरनमेंट पे रिलीज कर रहे हैं। The movement of air into and out of the lungs is carried out by the creating a pressure gradient between the lungs and atmosphere. तो अब यहाँ पे जो भी इंस्पायरेशन हो रहा है चाहे एक्सपायरेशन हो रहा है, ये मेनली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो डिफ्यूजन, जो बात करेंगे मेम्ब्रेन की, तो मेम्ब्रेन की थिकनेस पे एल्वियोलार टिश्यू और उनके बीच की जो मेम्ब्रेन का स्पेस है, बेसल मेम्ब्रेन स्पेस, एक तो उसके डिस्टेंस पे, उसके थिकनेस पे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर पे भी ये सारी चीज डिपेंड करती है, ठीक है। तो उस प्रेशर को कहेंगे, जो प्रेशर क्रिएट होगा ग्रेडियंट, तो वो जो प्रेशर की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो है पार्शियल प्रेशर। अब सपोज हम बात करें, हमें इनहेलेशन करना है, तो पार्शियल प्रेशर का हम बात करेंगे, बाहर जो एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, हाई। और हम बात करेंगे हमारे बॉडी में एट टिश्यू लेवल, एट टिश्यू और ब्लड लेवल पे बात करें तो PO2 कितना होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। तो क्या होगा, यहां से PO2 कहाँ आएगी, प्रकृति का नियम है, नेचुरल स्लो, कोई भी चीज होगी जो अधिक से कम की तरफ जाएगी, इट मूव्स फ्रॉम द हायर टू टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जाएगा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसका मूवमेंट जो हो रहा है। तो हाई कहाँ है, एटमॉस्फेयर में, कम कहाँ है, हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर रहेगी। सेम यही चीज बात करें तो हमारे यहाँ टिश्यू और ब्लड में बात करें तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो इसको लिखेंगे कैसे, PCO2। जैसे यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हमने PO2 लिखा था, यहाँ लिखेंगे PCO2। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल पे जो PCO2 होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे PCO2 जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्या है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पे बात करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पर PCO2 जो है वो होती है लो, कम होती है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ से PCO2 बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव कर जाएगी। तो यही कारण है यहाँ पे मेनली कि बाहर एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो कम है, जबकि अंदर हम बात करें तो ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ CO2 का मूवमेंट हो रहा है, इसी वजह से वो एक्सहेलेशन बाहर रिलीज हो गई है।
सेम चीज ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम है, ज़्यादा है, और अंदर पार्शियल प्रेशर कम है। तो यह प्रेशर पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो प्रेशर का जो ग्रेडियंट होगा लंग्स और एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो टिश्यू और लेवल बात करें हम, इसको एल्वेलाई भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एल्वेलाई किसका पार्ट है? लंग्स का। अब यहां पे बात करें, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज a नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हमने बताया, इंस्पायरेशन कब होगा? जब यहाँ पे प्रेशर क्या हो? कम हो। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या होगा? अंदर की तरफ आ रहा, कहाँ पे? लंग्स की तरफ, और फिनोमिनन क्या हो गया? इंस्पायरेशन। और यहाँ पे देखो, इंस्पायरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर ऑफ द लंग्स विद इन द लंग्स या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे अब इसको और अच्छे से अगर समझना चाहें हम, तो मैं इसको आपको पूरा एक बार में क्लियर कर देता हूँ, कब इंस्पायरेशन होगा और कब एक्सपायरेशन होगा। तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं लंग्स, एल्वियोलाई, और जो भी हम बात करना चाहें कि आप किसके लिए? टिश्यू और या ब्लड के लिए, ब्लड वेसल्स में। अब यहां पे हम बात करें टेबुलर फॉर्म में, तो यहां CO2 के लिए बात करें, तो एनवायरनमेंट में CO2 की वैल्यू हम बात करें, जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, यहां लिख देता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में कितना है? यहां लिख दिया हमने 45 mmHg। और टिश्यू लेवल पे बात करें तो हमने इसको कह दिया यहाँ पे 95 mmHg। और यही इधर लिखते हैं हम दूसरी तरफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको कैसे लिखेंगे? PO2, और इसको लिखेंगे PCO2। अब यहां पे बात करें तो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो हमने लिख दिया 100 mmHg, और टिश्यू लेवल पे बात करें तो 40 mmHg। तो क्या होगा, यहां से देखो एटमॉस्फेयर से तो ऑक्सीजन जो है वहां पे, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, PO2 जो वैल्यू है वो यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो क्या होगा, बाहर से अंदर आएगी, कहाँ आई? टिश्यू लेवल पर आ रही है, तो इसको कहेंगे इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन। दूसरी तरफ हम बात करें, यहाँ जो CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू लेवल पर हमने बात की 95 है, जबकि हम बात करें एटमॉस्फेयर में ओनली 45 है। तो 95 बड़ा होता है ये पता है, तो कहाँ से मूवमेंट होगा? यहाँ से एनवायरनमेंट की तरफ, बाहर की तरफ जाएगी, तो इसको कहेंगे एक्सपायरेशन। क्लियर? ये हो जाएगा एक्सपायरेशन। तो ये दोनों चीज आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई। तो यहाँ पे सपोज, तो यहाँ कितना है, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू रहती है, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, मतलब किससे कम है। क्लियर? तो नेगेटिव अगर ऑक्सीजन के लिए लंग्स में रहेगा तो लंग्स के लिए फेवर करेगा ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट बात करें, अब
एयर एंटरिंग इनटू लंग्स, लंग्स में जब एयर एंटर कर रही है उसका पिक्चर्स दे रखा है। रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, ये रिब केज होता है, ठीक है। रिब केज में कितनी बोन्स होती है, यहाँ होती है 24, ठीक है, 12 पेयर्स में होती है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज्ड, कब, जब इंस्पायरेशन होता है। डायफ्राम जो होता है पहले डोम शेप में होता है, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, और डायफ्राम जो होता है डोम शेप से फ्लैट हो जाता है। अब फ्लैट होने से क्या हो गया, ऊपर का जो वॉल्यूम था पहले कम था, अब धीरे धीरे वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। क्यों, जिससे एयर आ सके, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है इंस्पायरेशन में, डायफ्राम डोम से कॉन्टैक्ट हो जाता है, इंटरकोस्टल जो मसल्स होगी उनका भी रोल रहेगा। लेकिन मेजर जो पोर्शन रहेगा, मेजर पोर्शन डायफ्राम का रहता है, अराउंड 75% जो होता है रेस्पिरेशन में ये पार्टिसिपेट करता है, और इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो 25% उसका रोल होता है। तो ये रिब्स और ये स्टर्नम जो होता है ये बाहर की तरफ निकलेगी, दे एक्सपोज टुवर्ड द आउटर साइड्स, ठीक है। तो रिब्स और स्टर्नम दोनों रेज्ड आउट। रिब्स, ये रिब्स का केज है जहां पे रिब्स अटैच होती है, ये देखो एयर अंदर आ रही है, क्लियर, ये देखो। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम बढ़ा है। तो वही है, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, डोम से फ्लैट होगा, तो वहां पे बात करेंगे थोरेक्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स में वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि एयर एंटर हो गई है। और कौन सी एयर एंटर हुई है, ऑक्सीजन। अब बात करें हम एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो हायर होता है, ठीक है। कब, हमने बात की थी, आपको इस डायग्राम में बताया था, अभी दोबारा दिखा देते हैं। डायफ्राम हैज ए स्पेशल सेट ऑफ मसल्स कॉल्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये स्पेशल मसल्स होती है, एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमने बात की एक तो कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है उसका रोल होता है वो हायर से लोअर की तरफ जाता है, ये हमने बात कर ली है। तो ये यहाँ नहीं पता है तो आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, इस स्लाइड में देखिए, ये हमने बात की यहाँ CO2 के रेफरेंस में। तो यहाँ पे बात करें लंग्स में, तो PCO2 की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक PCO2 वैल्यू, हेंस then the CO2 moves from the inner to outer side। तो ये चीज यहां रहेगा। अब द डायफ्राम एंड द स्पेशल सेट ऑफ मसल, मैंने बताया आपको दो मसल्स होगी यहाँ पे, एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स, ठीक है। और जो रिब्स के बीच में होती है, बिटवीन द रिब्स, हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, और यही क्या होती है, इस ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए हेल्प करती है, कि ताकि जैसे हमने बात की थी, इंस्पायरेशन हुआ, क्या हुआ, डायफ्राम जो पहले डोम शेप था अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्लैटन हो गया, और रिब्स का बात करें थोरेसिक जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि एयर अंदर आई है, ऑक्सीजन अंदर आई है, ठीक है। और रिब्स की बात करें और स्टर्नम जो है वो बाहर की तरफ रेज्ड हो गया, एक्सपोज टू आउटर साइड। तो यहाँ पे तीन चीज हो रही है, यहाँ पे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। डायफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होकर के डोम से फ्लैटेंड हो जाता है। डोम तो सभी ने देखे होंगे, डोम इस तरह से जो बने होते हैं, शादी पार्टी में भी होता है, कथा वथा चलती है तो बनने से ट्रेंड नहीं लगा होता डोम शेप, तो उसको डोम शेप कहते हैं। तो डोम से कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट होने से क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, क्लियर। तो वहां पे वॉल्यूम बढ़ा क्योंकि अंदर एयर आई है। तो सेम चीज, ये चीज जो हुई थी इसकी रिवर्स हो जाएगी एक्सपायरेशन में। जो डायफ्राम फ्लैट हुआ था वापस से क्या हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा, और डायफ्राम क्या हो गया, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया तो बात करेंगे अंदर जो थोरेसिक वॉल्यूम है जो पहले बढ़ा था वापस से क्या हो गया, कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो अंदर CO2 थी वो बाहर निकल गई, ठीक है। तो CO2 का वॉल्यूम कम हुआ तो अंदर का वॉल्यूम भी कम हो गया। पहले 95 मॉलिक्यूल थे, अब 40 मॉलिक्यूल CO2 के रह गए, तो वॉल्यूम कम हुआ ना।
तो इसलिए क्या हो गया, अब जो रिब्स और जो बात करेंगे स्टर्नम बाहर की तरफ एक्सपोज हुए थे, बाहर की तरफ रेस्ड हुए थे, वो अगेन वापस अंदर की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। तो उसका जस्ट रिवर्स होता है अब एक्सपायरेशन में। क्लियर? अब यहां पे बात करेंगे इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम का बात करेंगे, जो अंदर थोरेसिक वॉल्यूम होता है चैम्बर में, वहाँ उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर की तरफ ऑक्सीजन आई है, गैस आई है। जहाँ पहले 40 ही मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, वहाँ आप 70 हो गए, तो जहाँ वॉल्यूम तो बढ़ा ही है। अब इस वजह से थोरेसिक चैम्बर जो बात कर रहे हैं अंदर, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। कब? इंस्पायरेशन से। और क्या हो गया? डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जो डॉम शेप से फ्लैट हो गया। अब विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बात करेंगे, वहां पे इसका वॉल्यूम बढ़ गया। The contraction of the external intercostal muscles lifts up the ribs. अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो लिफ्ट ऊपर की तरफ आती है और बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, ऊपर की तरफ रिब्स आना, साथ में बाहर की तरफ निकलना। Muscles lift up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. तो वहाँ पे हम बात करेंगे थोरेसिक चैम्बर में, बात करेंगे जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मेनली कौन सी एक्सिस पे हो रहा है, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की तरफ इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो दो चीज हमें एक तो पता, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल जो हो रही है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और वो लिफ्ट को क्या कर रही है, लिफ्ट करके जो रिब्स है, ये जो पसली है जिसको कहा जाता है, उनको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, थोरेसिक का जो चैम्बर होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम किसका, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज अभी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट बात करें, ये देख लो आपके सामने बिल्कुल दोनों चीज है, एयर एंटर कर रही है, एयर एक्सपेल्ड कर रही है, दोनों में दिख रहा है। यहाँ कितना बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ कितना छोटा वॉल्यूम दिख रहा है। क्लियर? अब देखो स्टार्टिंग से देखो, एयर एंटर कर रही है, एंटर किया, क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्शन शो किया। ये रिब केज है, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ रिब्स और स्टर्नम है। रिब्स के नंबर भी आपको बताया था मैंने, 12 पेज में 24 होते हैं, 12 इधर। अब यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम क्या होती है, ये देखो ब्रेस्ड आउट हो रही है ऊपर लिफ्ट होकर के साथ साथ में, जिसकी वजह से यहाँ देखो ऊपर की तरफ, और इसीलिए तो जो डायफ्राम है वो डॉम शेप से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, डॉम शेप कैसा होता है, देखो ये डॉम है पूरा, यहाँ से लेके इसको कहते हैं डॉम, यहाँ से ये पूरा फ्लैट हो रहा है, तो ये डॉम शेप होता है, ये फ्लैट होता है। तो डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिब्स और जो स्टर्नम है वो अपर्स की तरफ लिफ्टिंग हुई, और जो हम बात करेंगे डोर्सोवेंट्रल जो है पोर्शन इसका, वहां पे थोरेसिक का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। डोर्सोवेंट्रल पोर्शन में थोरेसिक का जो बात कर रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। अब ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मेन गैस कौन सी प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑक्सीजन। अब ये दूसरी तरफ बात करेंगे तो ये पूरा ऑक्सीजन जब एंटर कर रही है तो इसको क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन। ठीक है, या इनहेलेशन और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी तरफ इसके रिवर्स में इधर बात करें, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, तो लंग्स से जब वापस एक्सपेल्ड होगी क्या होगा, सबसे पहले डायफ्राम जो है वापस से क्या होगा, रिलैक्स, जो पहले वापस से जो फ्लैट हुआ था अब वापस से रिलैक्स होकर नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, और नॉर्मल पोजीशन इसकी कैसी है, डॉम शेप, डॉम शेप में आ गया। एंड आर्क अपवर्ड, तो अपवर्ड हुआ तभी तो डॉम बना, पहले ऐसे था ऊपर की तरफ खींचका, तो ये डॉम बन गया। अब उसके अलावा बात करेंगे रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, और रिब्स और स्टर्नम जो है
वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। जो यहाँ पे लिफ्ट अपवर्ड हुई थी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई थी, वापस से नॉर्मल पोजीशन की तरफ आ गई है। ठीक है, और थोरेसिक के यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम वापस से डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? जो अंदर से CO2 थी वो बाहर निकल गई है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ है ना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन और रिलीजिंग ऑफ CO2। क्लियर? तो ये दोनों ही मैकेनिज्म आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप इसी के आगे एक और बात कर रहे हैं स्लाइड में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो ये सारी चीज आपको मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। एक तो डायाफ्राम के लिए पोजीशंस, कि डायाफ्राम क्या है, इसको कंपैरेटिवली बात करें तो इंस्पायर में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब इसका कंपैरिजन करें हम, तो सबसे पहले तो डायाफ्राम का पॉइंट ले लें, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट जो है डायाफ्राम के लिए, तो डायाफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जबकि इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे रिलैक्स्ड होगा। इसी में बात करें डायाफ्राम की नेक्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के दौरान इसका शेप कैसा हो गया? फ्लैट हो गया डायाफ्राम, फ्लैट एंड। जबकि यहाँ पे जो डायाफ्राम है वो किस शेप में है? डोम शेप में। डायाफ्राम का शेप। उसके अलावा हम बात करें और क्या लिख सकते हैं इसमें हम, जो रिब्स और स्टर्नम जो है, रिब्स एंड स्टर्नम, उसके लिए बात करें तो वो जो होगी वो रेज्ड आउट होगी, रेज्ड आउट या अपर, अपलिफ्टेड, अपलिफ्ट, और ये वापस इससे नॉर्मल पोजीशन या कम टू अ ओरिजिनल पोजीशन, केम टू ओरिजिनल पोजीशन, जो पहले चेंज हुआ था उससे वापस से ओरिजिनल पोजीशन को, या वापस से ये नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, यहां पे जो थोरेसिक का जो वॉल्यूम है, थोरेसिक या थोरेक्स वॉल्यूम, वो इंक्रीज होता है और यहां पे डिक्रीज होता है। क्लियर? उसके अलावा और बात करें, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे और क्या डिफरेंस होगा, यहां पे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और यहां पे रिलीजिंग ऑफ CO2, ये चीजें होगी। इसको क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन कहते हैं, इसको एक्सपायरेशन कहते हैं, इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो इनके लिए कॉमन है और कुछ डिफरेंस है जो मैंने आपको यहाँ लिखे हैं। तो आपको क्लियर समझ में आया होगा इस चीज़ के लिए कि अब इंस्पायरेशन में क्या होगा, और डायफ्राम के साथ इंटरकोस्टल मसल्स भी होती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। यहाँ लिख सकते हो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो भी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे रिलैक्स। तो
तो ये चीज़ के डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो विदाउट हेजिटेशन आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। जस्ट मेंशन इन कमेंट बॉक्स एंड आस्क टू अस, वी विल रिप्लाई डेफिनेटली। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद।